मीरा की बात सुनकर ईशानी हिचकिचा गई। मीरा जी उसका भला सोचती हैं। यह बात सुनकर उसको अटपटा लगा। और वो क्यों उन दोनों के बारे में जानना चाहती हैं? ईशानी को चुप देखकर मीरा जी फिर बोली, समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में मुझे लेकर क्या उलझन है, पर अब तो तुम्हारी शादी को इतने महीने बीत चुके हैं। अब मैं और कितना ही नाराज रह लूँगी। बस इसलिए तुम्हारा अच्छा सोच कर ही पूछ रही थी। पर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अपनी तरफ से भरपूर अच्छे बनने का भरोसा दिलाने की कोशिश की थी मीरा जी ने, जिसमें वो सफल होती हुई भी नज़र आ रही थी। अपनी बात कहकर मीरा जी रसोई से बाहर निकलने लगी तो ईशानी धीरे से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है चाची जी। वो ईशानी हिचकिचा रही थी बोलते हुए। जैसे ही वो आगे बोल ही रही थी कि अर्जुन की आवाज़ आई, ईशानी, मेरा प्रोटीन शेक। ईशानी तुरंत ही प्रोटीन शेक लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और मीरा जी ने फिर एक बार मुंह बना लिया। कमरे में पहुंचकर ईशानी ने देखा तो अर्जुन फ्रेश होकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके आते ही अर्जुन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और प्रोटीन शेक को टेबल पर रखने का इशारा किया। ईशानी ने शेक टेबल पर रखा और वापस जाने के लिए मुड़ी तो अर्जुन ने जल्दी से अपना लैपटॉप नीचे रखा और ईशानी का हाथ पकड़ लिया। ईशानी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो संभल नहीं पाई और दोनों नीचे गिर गए। गिरते वक्त अर्जुन ने जैसे उसे अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन नीचे और ईशानी उसके ऊपर। ईशानी की आंखें बंद, घबराहट के कारण बंद हो चुकी थीं। ईशानी का सर अर्जुन के सीने पर था, जिससे अर्जुन के दिल की धड़कन उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ अर्जुन के सीने पर रखा तो अर्जुन बोला, सुनो, इस दिल की धड़कन में किसका नाम सुनाई दे रहा है? ईशानी कुछ बोली नहीं, बस आंख बंद किए उसके दिल की धड़कनों को महसूस करने लगी। ईशानी खामोश देख अर्जुन ने उसे थोड़ा ऊपर की ओर किया तो अब दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने थे। ईशानी की काजल लगी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं और अर्जुन उसके मासूम से चेहरे में खोया हुआ था। ईशानी ने उठने की कोशिश की तो अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, बोलो ना, क्या सुनाई दिया? उसकी बात सुनकर ईशानी ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा तो अर्जुन अपनी शरारत भरी नज़रों से उसकी ओर ही देख रहा था। ईशानी के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। उसने उठने की कोशिश की तो अर्जुन ने उसे पलटकर नीचे कर दिया और खुद उसकी साइड में लेट गया। फिर एक बार ईशानी की आंखें बंद थीं। सांसों की गति सामान्य से तेज चल रही थी। होठों पर हल्की सी थरथराहट थी। अर्जुन ने धीरे से ईशानी के चेहरे पर आई हुई बालों की एक लट को हटाकर पीछे किया तो ईशानी के शरीर में शर्रन सी दौड़ गई और उसने शर्माकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी इस हरकत से अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट ठहर गई। उसने बड़े ही प्यार से ईशानी का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, नहीं बोलोगी? ईशानी ने झुकी हुई पलकों से नामे गर्दन हिलाई तो अब अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप खड़ा हुआ और ईशानी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया और खुद जाकर सोफे पर बैठ अपना प्रोटीन शेक पीने लगा। उसकी इस हरकत को देख ईशानी हैरान रह गई। उसे लगा कि अर्जुन उससे गुस्सा हो गया है। वो घबरा गई। इधर अर्जुन अपना टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा तो ईशानी एकदम से उसके पीछे आकर उसकी पीठ से लिपट गई और अपने दोनों हाथों से उसको कसकर पकड़ लिया। मैं धड़कती हूँ आपके दिल में, ईशानी ने धीरे से बस इतना ही कहा और अर्जुन के चेहरे पर जैसे विजयी मुस्कान आ गई। अर्जुन उसकी तरफ पलटा पर चेहरे पर गंभीर भाव ही थे। क्या क्या कहा तुमने? थोड़ा जोर से बोलो। अर्जुन उसको परेशान करने के पूरे मूड में था। उसको अपनी तरफ देखता हुआ पाकर ईशानी की पलकें झुक गईं और फिर एक बार कांपते होठों से बोली, आपके दिल की धड़कनों में मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। ये कहकर मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए वो पलट गई और अब की बार अर्जुन ने उसे पीछे से थाम लिया। मैं भी सुनना चाहता हूँ। उसे अपनी बाहों के घेरे में कसकर थामते हुए अर्जुन बोला, क्या? ईशानी ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे दिल की धड़कनों में अपना नाम? अर्जुन की बात सुनकर ईशानी की आवाज़ ही नहीं निकली। क्या इजाज़त है मुझे? अर्जुन बोला तो सामने से जवाब नहीं मिला। अर्जुन की बातें तो आज कुछ और ही रंग लिए हुए थीं। बेचारी ईशानी उसे समझ नहीं आ रहा था। जो हिचक उसके अंदर थी उसे कैसे दूर करे। उसे चुप देखकर अर्जुन ने उसे अपनी तरफ पलटा तो ईशानी कुछ कहना चाह रही थी, मगर शर्म उसके शब्दों के सामने अड़कर खड़ी थी। अर्जुन ने अपनी दोनों हथेलियों से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और बिना कोई देर किए अपने होठों को उसके होठों पर रख दिए। ईशानी के हाथ भी खुद ब खुद
अर्जुन की पीठ पर कसते चले गए और वो भी उस पल में बहने लगी। कुछ पलों के बाद अर्जुन ने उसे छोड़ा तो ईशानी के चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। वो वहां से जाने ही लगी थी कि तभी अर्जुन ने टोका और पूछा, चाची तुमसे क्या पूछ रही थी? अर्जुन की बात सुनकर ईशानी चौंक गई। अर्जुन को कैसे पता चला? वो तो वहां नहीं थे। अब वो क्या बताया उसे? दरअसल जब चाची ईशानी से उनके रिश्ते के बारे में पूछ रही थी, तभी अर्जुन जिम से लौटकर अपने कमरे में जा रहा था। उसी वक्त उसके कानों में ईशानी की आवाज़ पड़ी। कुछ पल रुककर उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और फिर वहां से चला गया। उसे पता था कि मीरा जी ईशानी से उनके रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी और ईशानी वो अभी इतनी समझदार नहीं कि उसे पता हो कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। इसलिए अर्जुन ने जानबूझकर ईशानी को प्रोटीन शेक लाने को कहा था। अर्जुन उसके चेहरे के भाव को पढ़ रहा था। उसे पता था कि ईशानी कशमकश में है कि अर्जुन को क्या बताए और कैसे बताए। शादी के इतने महीनों बाद भी उनका रिश्ता अभी तक पति पत्नी के रिश्ते की पूर्णता हासिल नहीं कर पाया है। यही बात चाची ईशानी के मुंह से सुनना चाहती थी। वो पूछ रही थी कि मेरा मतलब है हमारा रिश्ता। ईशानी हिचकिचा रही थी बोलते हुए। कैसे बोलें कि उनका रिश्ता अभी दोस्ती तक ही सीमित है। हाँ, वो हमारे रिश्ते के बारे में जानना चाहती थी, है ना? कि पति पत्नी के रूप में हमारा रिश्ता कहाँ तक पहुँचा। बोलो, यही पूछ रही थी ना? सीधे सपाट शब्दों में अर्जुन ने कहा। तो ईशानी ने सर नीचे कर हाँ में गर्दन हिला दी। अर्जुन जो सोच रहा था वही सच हुआ। अर्जुन ईशानी के करीब आया और उसके दोनों हाथों को प्यार से अपने हाथों में थामा और बोला, ईसु तुम बहुत भोली हो और चाची तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाकर हमारे बारे में जानना चाहती हैं। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, है ना? ईशानी ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाया तो अर्जुन ने उसके हाथों को छोड़ उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, वादा करो कोई भी, मतलब कोई भी अगर तुमसे हमारे रिश्ते के बारे में पूछे तो तुम कुछ नहीं कहोगी। माँ भी? ईशानी ने भोलेपन से पूछा तो अर्जुन ने उसकी नाक पकड़कर हल्के से हिलाई और बोला, हाँ माँ भी। वैसे तो वो कभी पूछेंगी नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा रिश्ता कैसा है। एक माँ अपने बच्चों की आवाज़ बिन बोले ही समझ जाती है, समझी? अर्जुन की बात सुनकर ईशानी ने उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखे और बोली, जी मैं समझ गई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारे बीच की बात कभी बाहर नहीं जाएगी। ईशानी के इतना कहते ही अर्जुन ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया और प्यार से बोला, दैट्स लाइक माई प्रिंसेस, आई लव यू। ईशानी ने भी अर्जुन को कसकर पकड़ लिया और इस बार उसने भी आगे से आई लव यू अर्जुन जी बोला। इसके बाद दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। विपुल ने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और अनाया अब कॉलेज की लास्ट ईयर में थी, तो ईशानी और अनाया ही साथ जाते थे। ऑफिस पहुंचकर अर्जुन ने सबसे पहले रिशिता को अपने केबिन में बुलाया ताकि वो बिजनेस एक्सपेंशन की डिटेल्स उसे दे सकें। रिशिता ने प्यून को कहकर 2 कप कॉफ़ी अर्जुन के केबिन में लाने को कहकर खुद फाइल लेकर उसके केबिन में पहुंची। मैं आई कम इन सर? रिशिता ने पूछा तो अर्जुन ने बिना देखे ही उसे अंदर आने को कहा। सीता ने अंदर आकर अर्जुन के सामने बिजनेस एक्सपेंशन की फाइल रखी और उसे डिटेल्स समझाने लगी। अर्जुन बिना उसकी ओर देखे अपने लैपटॉप में काम करते हुए उसकी बातें सुन रहा था। ऋषिता ने उसे बताया कि मेरठ वाली डील फाइनलाइज हो चुकी है, सब कुछ ठीक है, तो अर्जुन को बस साइन करने हैं। उसके बाद मेरठ में भी उसकी कंपनी की ब्रांच होगी। दैट्स गुड। अर्जुन ने इम्प्रेस होते हुए उसकी ओर देखा तो ऋषिता ने 1 पीस वाली थोड़ी रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी। अर्जुन ने उसे एक नज़र देखा और फिर से अपने लैपटॉप में नजरें गड़ा लीं। ऋषिता आगे बोली, और जो जयपुर में आप मॉल खोलने का प्लान कर रहे थे, उसके लिए क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग जयपुर के 5 स्टार होटल में अरेंज हो गई है। कल शाम 5 बजे की मीटिंग है, तो आपको टाइम से जयपुर के लिए निकलना होगा। ओके, तुम भी मेरे साथ कल मीटिंग के लिए चलोगी। बी रेडी। अर्जुन बोला तो ऋषिता अंदर से एकदम से खुश हो गई, पर चेहरे पर सामान्य भाव ही रखा। सर मैं आपके साथ कैसे? ऋषिता जानबूझकर अटकने का नाटक करती हुई बोली, क्यों? आप इस आगामी परियोजना की प्रमुख हैं और आप इस परियोजना से संबंधित सभी विवरण जानती हैं, इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कल बैठक में मेरे साथ शामिल हों। अर्जुन ने शब्दों में कहा, ओके सर, मे आई गो?
रिशिता ने पूछा तो अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। बाहर निकलते हुए रिशिता खुद में ही मुस्कुराए जा रही थी। जिस मौके का इंतजार था वो मौका आखिर मुझे मिल ही गया। जयपुर की इस ट्रिप में मैं अर्जुन को अपना बना लूंगी और उस ईशानी को हमेशा के लिए अर्जुन की जिंदगी से दूर कर दूंगी। मन में यह सब सोचते हुए रिशिता अपने केबिन में चली आई और उसने मीरा जी को फ़ोन करके अपने और अर्जुन के जाने के बारे में बता दिया। उसने बिजनेस मीटिंग की बात मीरा जी को नहीं बताई। अर्जुन ने केशव को अपने जयपुर बिजनेस की मीटिंग में जाने के बारे में बताया तो केशव ने भी चलने के लिए कहा, जिस पर अर्जुन ने उसे मना कर दिया। दीपिका अपने डेस्क पर काम कर रही थी कि सामने से अर्जुन ने हल्की सी सीटी मारी। दीपिका ने सामने की ओर देखा तो केशव चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान लिए खड़ा था। दीपिका के देखते ही उसने उसे आंख मारी, जिस पर दीपिका ने आंखों ही आंखों में गुस्सा करते हुए धीरे से कहा, क्या कर रहे हैं आप? ये ऑफिस है, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि इस वक्त सब अपने कामों में बिजी हैं। केशव आगे बोलता कि तभी उन दोनों के कानों में आवाज आई, सिवाय तेरे। दोनों ने मुड़कर देखा तो अर्जुन खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन को सामने देखकर दीपिका सकपका गई और नजरें झुका ली और केशव चिढ़ते हुए बोला, साले तूने तो कोई रोमांस नहीं किया, सीधे शादी ही कर ली। कम से कम मुझे तो अपना रोमांस पीरियड एंजॉय करने दे। अच्छा बच्चू, रोमांस करने के लिए तुझे हमारा ही ऑफिस मिला है। अर्जुन भी आज केशव को परेशान करने के फुल ऑन मूड में था। और नहीं तो क्या, जब मेरे वाली हमारे ही ऑफिस में काम करती है तो क्या मैं रोमांस करने बाहर जाऊंगा? केशव खींचकर बोला। उन दोनों की बातें सुनकर दीपिका शर्म से लाल हुई जा रही थी। वो बेचारी अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठा पा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। देखा तो ईशानी का फोन आ रहा था। कितने दिन हो गए थे उन दोनों को आपस में बात किए हुए। किसका फोन है? केशव ने पूछा तो दीपिका ने कहा, ईशानी का। ईशानी का? वो तुम्हें क्यों फोन कर रही है? केशव और अर्जुन लगभग साथ साथ ही बोले। जब ईशानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे ही फोन आएगा ना। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं हमारी आपस में बात हुए। अर्जुन की वजह से दीपिका थोड़ी रुक रुक कर बोली। हाँ तो वो तो पता है, चलो फोन उठाओ और हाँ स्पीकर पर रखना। अर्जुन ने कहा तो दीपिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और ईशानी का फोन उठाकर स्पीकर पर कर दिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से बहुत ही प्यारी सी आवाज़ उन तीनों के कानों में पड़ी। हेलो दीपू, कैसी है तू? क्या कर रही है? कितने दिन हो गए हमें आपस में बात किए हुए। ईशानी एक ही सांस में बोली। अरे रुक रुक, थोड़ी सांस तो ले ले। इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ लिए। वैसे मैं ठीक हूँ, ऑफिस में हूँ। दीपिका ने उसे शांत करते हुए उसके सवालों का जवाब दिया। अर्जुन और केशव दोनों खामोशी से खड़े उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दोनों के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आ रही थी। कान दोनों के फोन के स्पीकर पर ही लगे हुए थे। ऑफिस? फिर तो अर्जुन जी भी वहीं होंगे, है ना? ईशानी की आवाज में शर्मीली खनक सुनाई दी। दीपिका बेचारी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि अर्जुन बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा था। दीपिका ने अर्जुन की तरफ देखा तो उसने उसे नॉर्मल तरीके से बात करने का इशारा किया। दीपिका हिचकिचा रही थी, मगर वो दोनों वहां से बिल्कुल हिलने के मूड में नहीं थे। दीपिका की कोई आवाज नहीं आई तो ईशानी ने फिर से पूछा, बता ना, अर्जुन जी वहीं है क्या? हाँ, दीपिका ने सिर्फ इतना ही कहा तो ईशानी समझ गई कि अर्जुन दीपिका के आसपास ही है। अच्छा, उन्हें छोड़, मुझे ना तुझसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है। बता ना, कब मिल सकते हैं हम? ईशानी ने तुरंत बात बदल दी और अर्जुन समझ गया कि ईशानी को पता चल गया कि वो वहीं है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट में शरारत शामिल हो गई थी। अर्जुन ने केशव को बाहर चलने का इशारा किया, पर जाते जाते दीपिका को अपनी बात कंटिन्यू करने को कहा। उन दोनों के बाहर जाते ही दीपिका ने चैन की सांस ली और ईशानी से बोली, तूने बात क्यों बदल दी? क्योंकि वो वहीं थे। इतना बोल ईशानी शर्माकर चुप हो गई। ओहो, क्या बात है? वैसे तुझे कैसे पता चला कि जीजू यहीं थे? दीपिका ने हैरानी से पूछा। तेरे जवाब से, ईशानी बोली तो दीपिका फिर बोली, मगर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। तभी तो, अगर वो आसपास नहीं होते तो तू सिर्फ हाँ नहीं बोलती, समझी? इतना मैं तुझे जानती हूँ, मेरी बकबक करने वाली दीपू। ये कहकर ईशानी हंस पड़ी। उसकी बात सुनकर दीपिका भी हंसने लगी। कुछ पल जी भरकर हंस लेने के बाद ईशानी बोली, मुझे तुझसे मिलना है, कितने दिन हो गए हैं। हाँ हाँ, मैं भी मिलना चाहती हूँ। मुझे भी तो जानना है कि तुम्हारी स्पेशल नाइट कैसी रही। दीपिका की बात सुनकर ईशानी चौंक गई।
स्पेशल नाइट? ये तू क्या बोल रही है? तुझे कैसे पता? ईशानी ने पूछा तो दीपिका बोली, अरे तुम्हारे वो सरप्राइज मैंने और केशव सर ने ही तो अर्जुन जीजू के बोलने पर अरेंज किया था। याद आया? ईसु मेरी जान, उस सरप्राइज के बारे में याद करके ईशानी के चेहरे पर शर्म की लालिमा उतर आई। कितनी खूबसूरत रात थी वो, जहाँ उन दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? देख, मुझे सब कुछ जानना है, समझी? फोन की दूसरी तरफ से खामोशी को तोड़ते हुए दीपिका बोली, अच्छा ठीक है, पर ये तो बता कब मिलेंगे? ईशानी ने पूछा तो दीपिका बोली, शाम को 4 बजे मिल सकते हैं। मैं जीजू को जल्दी छुट्टी के लिए बोल दूंगी। तू कहाँ है? अच्छा ठीक है, अभी तो कॉलेज में हूँ। शाम को 4 बजे मेरे कॉलेज के पास जो रेस्टोरेंट है वहाँ मिलते हैं। मैं इंतज़ार करूँगी। ओके, मैं पहुँच जाऊँगी, बाय। दीपिका ने बाय कहा तो ईशानी ने भी बाय कहकर फ़ोन काट दिया। शाम के 3:45 पर दीपिका ने अर्जुन के केबिन पर नॉक किया और जवाब मिलने पर अंदर चली गई। केबिन में अर्जुन और केशव कल जयपुर में होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दीपिका ने सिर्फ इतना सुना कि कल अर्जुन और रिशिता जयपुर जा रहे हैं। जीजू, वो मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है। दीपिका ने हिचकते हुए जाने के लिए पूछा तो केशव ने उसकी तरफ देखकर आंखों के इशारे से पूछा, क्यों? दीपिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने दीपिका की तरफ देखा और बोला, ठीक है तुम चली जाना, मगर अपनी दोस्त को टाइम से घर भेज देना, ठीक है? अर्जुन की बात सुनकर दीपिका एकदम से खुश हो गई और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सर, मैं उसे टाइम से घर भेज दूंगी। नहीं, एक काम करना, उसे बिना बताए तुम मुझे मिस कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा ईशानी को। वैसे तुम दोनों मिल कहाँ रही हो? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए पूछा तो दीपिका ने उसे उनके मिलने की जगह और टाइम बता दिया। ठीक है तुम जाओ, मुझे और केशव को कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। अर्जुन ने उसे जाने के लिए कहा तो वो तिरछी नज़र से केशव को देखते हुए केबिन से चली गई। केशव को चिढ़ते हुए देख अर्जुन हंसते हुए बोला, अभी काम का टाइम है तो काम पर ध्यान दे, रोमांस शाम को कर लेना। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, अब तेरी तरह सीधा शादी ही कर लूँ। मेरे केस में तो सब राजी हैं, तो मुझे ज़्यादा पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे। क्या बोलता है? एक उंगली ठोड़ी पर रख सोचने का नाटक करते हुए केशव बोला तो अर्जुन खड़ा हुआ, उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नेकी और पूछ पूछ। उसके इतना कहते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए। शाम को 4 बजे के करीब दोनों सहेलियां कॉलेज के पास वाले रेस्टोरेंट में बिल्कुल कॉर्नर की सीट पकड़े बैठी कॉफ़ी की चुस्कियां ले रही थीं। दीपिका ने ईशानी को गौर से देखा तो ईशानी का रंग पहले से खिल गया था। उसके चेहरे पर अर्जुन के प्यार का असर साफ साफ महसूस कर पा रही थी दीपिका। ईशानी ने मेहंदी रंग का प्लाजो सूट पहना था और नवविवाहिता के पूरे श्रृंगार में उसकी सादगी बेहद निखर रही थी। दीपिका ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ, जीजू के प्यार का रंग चढ़ ही गया तुझ पर। तुझे देखकर साफ पता लग रहा है कितना प्यार करते हैं अर्जुन जीजू तुझे। दीपिका के मुंह से अर्जुन का नाम सुनकर ईशानी के चेहरे पर हया की लाली उतर आई और बोली, तू सच कह रही है दीपू, उनके आने से मेरी जिंदगी एक सपने जैसी लगने लगी है। मैंने कहा था ना तुझे कि तेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो जिंदगी के हर पल में तेरे साथ खड़ा रहेगा, जिसके आने के बाद तुम कहोगी कि तुम साथ हो जो मेरे, अब किसी और चीज की कोई कमी ही नहीं है। देखा, भगवान जी ने अर्जुन जीजू के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़कर तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे दी। ये कहते हुए दीपिका ने उसका एक हाथ थाम लिया। सही कह रही है तू दीपू, अर्जुन जी के आने के बाद अब मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। उनके साथ मुझे सब अच्छा लगता है। उस दिन घर से भागने के बाद नहीं पता था मुझे कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मामी और मीनल की बातों ने मेरे अंदर सिर्फ निराशा और हताशा के कुछ नहीं छोड़ा था, पर इनके आने के बाद सब बदल गया। इन्होंने मेरे चरित्र पर दाग लगने से बचाने के लिए बिना सोचे समझे मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। सच में जब भी पिछली बातें याद करती हूँ ना, तो सिर्फ इनकी वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। भगवान का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ईशानी के चेहरे पर बीती बातों को याद करते हुए अलग अलग भाव आ रहे थे। जितनी बार भी अर्जुन का नाम आया, ईशानी के चेहरे की चमक दुगनी हो रही थी। अच्छा चल छोड़ पुरानी बातें, ये बता तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज कैसा लगा जो अर्जुन जीजू ने दिया था? दीपिका अब ईशानी को छेड़ने लगी थी। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था वो। उस दिन को याद करके ईशानी के गाल लाल हो गए थे।
तो फिर कैसा अनुभव रहा फर्स्ट नाइट का? बता ना, दीपिका ने जिद करते हुए पूछा। तो ईशानी का चेहरा एक पल को सूना हो गया और बोली, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब? दीपिका ने चौंकते हुए कहा। वही मतलब जो तू समझ रही है, और सिर्फ उस दिन ही नहीं, आज तक भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये बोलते ईशानी का चेहरा मुरझा गया। दीपिका को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि केशव ने उसे बताया था कि अर्जुन ईशानी को पहली नज़र देखने के बाद से ही बहुत प्यार करने लगा था। तो फिर अभी तक उनका रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ा? दीपिका ने ईशानी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उससे बोली, इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, फिर अभी तक तुम्हारा रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं? अगर हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ईशानी ने उसे सारी बात बताई। तो दीपिका बोली, वैसे तो मैं शुरू से जीजू की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर अब यह सब जानकर उनके प्रति मेरा सम्मान और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। सच में ईशानी, बहुत किस्मत वाली है तू, जो तुझे अर्जुन जीजू जैसे पति मिले। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों को ढेर सारी खुशियाँ मिलें, और मुझे खिलाने के लिए एक नन्हा सा भांजा या भांजी। ये कहते उसने ईशानी को शरारत से एक आंख मार दी, जिस पर ईशानी की पलकें शर्म से झुक गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद ईशानी बोली, मैंने तो सब बता दिया, चल अब तेरी बारी है। क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? कोई बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं? क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि शहर में सभी लड़कियों के शादी से पहले बॉयफ्रेंड होते हैं। अब शर्माने की बारी दीपिका की थी। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही उसकी आंखों के आगे केशव का चेहरा आ गया और वो ब्लश करने लगी। हाँ, तो मैं सही कह रही थी। चल अब बता, कौन है वो खुश नसीब जो मेरे जीजू बनने वाले हैं? ईशानी हंसते हुए बोली। तो दीपिका शर्मा गई और धीरे से बोली, केशव सर। दीपिका के मुंह से केशव का नाम सुनकर ईशानी एकदम से चौंक गई। क्या? इसका मतलब तू मेरी भाभी बनने वाली है? हे भगवान, मतलब तू और केशव भाई दोनों एक साथ? ईशानी की खुशी उसके चेहरे से बेतासा झलक रही थी। दीपिका ने हाँ में गर्दन हिलाई तो ईशानी ने खड़े होकर उसको गले से लगा लिया और बोली, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए हो नहीं सकती। मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। वैसे पहल किसने की? गले से दूर करते ईशानी ने पूछा। उन्होंने। इस बार दीपिका शर्मा गई थी। ओहो, क्या बात है, उन्होंने? हाँ, ईशानी अपने बारे में भूल गई थी कि वो भी कितना शर्माती है, अर्जुन के बारे में या अर्जुन से बात करते हुए। इसके बाद दोनों सहेलियां आपस में एक दूसरे को छेड़ने और सताने लगीं, जिससे वो एकदम छोटी बच्चियां लग रही थीं। बातें करते हुए कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। तब ईशानी बोली, चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। माँ को बता दिया था मैंने, अनाया को भी कॉलेज में बता दिया था, बस इनको ही नहीं बताया था। अब अगर लेट हुई तो कहीं वो गुस्सा ना करें। उसकी बात सुनकर दीपिका मुस्कुरा दी तो ईशानी ने पूछा, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? तू खुद ही पीछे मुड़कर देख ले, दीपिका ने कहा। उसकी बात सुनकर ईशानी मुड़ी तो सामने वाली टेबल पर अर्जुन बैठा कॉफी पी रहा था। उसकी नजरें ईशानी पर थीं, जिसे देखकर ईशानी सकपका गई और तुरंत दीपिका की तरफ पलट गई। ये यहाँ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ईशानी ने हैरानी से दीपिका से पूछा तो उसने अपने कंधे उचका दिए और खुद खड़ी हो ईशानी का हाथ पकड़ अर्जुन की तरफ चली आई। लीजिए जीजू, आज का हमारा टाइम खत्म हुआ। इतना बोल दीपिका ने ईशानी का हाथ छोड़ते हुए चुपके से उसके कान में कहा, एंजॉय, और बाहर की ओर चली गई। अरे एक मिनट, ईशानी बोलने ही लगी थी कि तभी अर्जुन उसके पास आया और बोला, डोंट वरी, बाहर केशव उसका ही इंतजार कर रहा है, वो उसे घर ड्रॉप कर देगा, तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ईशानी का हाथ पकड़ बाहर आया तो ईशानी ने देखा कि दीपिका केशव की कार में बैठ चुकी थी और वो दोनों निकल चुके थे। ईशानी मुस्कुराते उनकी कार को देख रही थी और अर्जुन उसे। आपको पता है केशव भैया दीपिका से प्यार करते हैं? मुझे आज ही दीपिका ने बताया। अब दीपिका मेरी भाभी बन जाएगी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, सच में। ईशानी अपनी धुन में बोले जा रही थी। उसी धुन में उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और खुशी खुशी में उसे चूम लिया। अर्जुन उसकी इस हरकत को देख अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी उसके चेहरे पर उसकी मासूम सी हरकत से साफ पता चल रही थी। हाँ, मुझे पता होता कि तुम उन दोनों को लेकर इतनी खुश हो जाओगी, तो मैं तुम्हें पहले ही अकेले में उनके बारे में बता देता। क्या पता हाथों की जगह मेरे होठों पर तुम्हारे प्यार की इनायत हो जाती। अर्जुन ने उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहा। तो ईशानी ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे अपनी हरकत याद आ गई।
खुशी खुशी में उसने अर्जुन के हाथों को चूम लिया था। उस पल को याद कर उसके गाल लाल हो गए और वो एकदम से पलट गई। क्या हुआ? अर्जुन ने उसे दोनों कंधों से पकड़ा और अपनी तरफ वापस पलट लिया। ईशानी कुछ बोली नहीं तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ईशानी को बैठने के लिए कहा, और फिर दूसरी तरफ से आकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। गाड़ी में खामोशी थी। ईशानी शर्म के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी और अर्जुन उसके बोलने के इंतजार में था। थोड़ी देर के बाद अर्जुन और ईशानी घर पहुंचे। अंदर हाल में कांता जी के साथ एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखकर अर्जुन ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोला, नमस्ते दादी बुआ, कैसी हैं आप? उस महिला ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, जीता रहे, तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। जवाब वो अर्जुन को दे रही थी मगर अपनी टेढ़ी नज़र ईशानी पर गड़ाए हुए थी। तभी कांता जी ने ईशानी को बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाया और बोली, ईशानी बेटा, ये हैं आपकी दादी बुआ सास, आपके दादाजी की बड़ी बहन। तुम्हारी शादी के वक्त ये आ नहीं पाई थी तो अब आई हैं तुमसे मिलने। आओ इनके पैर छुओ और इनका आशीर्वाद लो। ईशानी ने सर पर दुपट्टा रखा और आगे बढ़कर दादी बुआ के पैर छू लिए। दादी बुआ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। ईशानी पैर छूकर साइड में खड़ी हो गई तो बुआ सास बोली, ये क्या बात हुई कांता? घर की बहू तो बाहर मजे कर रही है और उसकी सास मेहमानों के चाय नाश्ते का इंतजाम करने में लगी हुई हैं। लगता है इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। उनकी बात अर्जुन को बहुत बुरी लगी। वो कुछ बोलने को हुआ पर ईशानी ने हल्के से उसके हाथ को पकड़कर रोक दिया। तभी राधा जी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, वो क्या है ना बुआ जी, हम हमारी ईशानी को बहू नहीं बेटी मानते हैं। जैसे हमारे लिए अनाया है वैसे ही ईशानी। और वैसे भी उसने मुझे बता दिया था कि आज वो कॉलेज से आते हुए लेट हो जाएगी और अर्जुन ने मुझे फ़ोन कर दिया था कि वो ईशानी को लेकर आएगा। अब उन्हें कहाँ पता था कि आप आने वाली हैं। लीजिए चाय पीजिए। राधा जी ने चाय पकड़ाते हुए बात संभाल ली थी। केशव दीपिका को सीधे अपने घर ले आया। दीपिका अंदर आते हुए थोड़ी झिझक रही थी तो केशव ने प्यार से उसका हाथ थामा और उसको अपनी तरफ करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, तुम इतनी झिझक क्यों रही हो दीपू? कुछ टाइम बाद तुम्हें हमेशा के लिए यहीं आना है ना? और वैसे भी माँ भी तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए झिझक छोड़ो और अंदर चलो। केशव उसे हॉल में ले आया जहाँ अनीमा जी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वो दीपिका को देखकर बहुत खुश हुई। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? कहते हुए दीपिका ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। जीती रहो, खुश रहो, भगवान मेरी बच्ची की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। अनीमा जी ने दीपिका के पैर छूने से पहले ही अपने गले लगा लिया। केशव दीपिका के पीछे खड़ा अनीमा जी को देखकर हंस रहा था। अनीमा जी ने आंखों ही आंखों में उसे प्यार भरा गुस्सा दिखाया और दीपिका के साथ सोफे पर आकर बैठ गई। दीपिका को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, कैसे बोले। आज उसके दिल के एहसास कुछ अलग ही थे। उसके मन की उलझन को अनीमा जी साफ महसूस कर पा रही थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, अभी आती हूँ मैं। इतना कहकर वो किचन में चली गई और केशव तुरंत ही आकर दीपिका के पास बैठ गया। देखा, मैंने कहा था, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, प्लीज। दीपिका लगभग रिक्वेस्ट करते हुए केशव से बोली। केशव कुछ कहता तभी अनीमा जी नौकर के साथ हॉल में आई। नौकर चाय नाश्ता रखकर वापिस चला गया और अनीमा जी फिर से दीपिका के पास आकर बैठ गईं। बहुत परेशान करता है ना यह? अनीमा जी ने जैसे ही ये कहा, दीपिका तुरंत बोल पड़ी, जी आंटी जी, बहुत परेशान करने लगे हैं ये। पहले तो कोई मतलब नहीं रखते थे मगर जब से इन्होंने बोलते हुए दीपिका चुप हो गई और अपनी आंखें मींच लीं। केशव और अनीमा जी एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठे थे। हाँ जानती हूँ, यह है थोड़ा शरारती, दूसरों को परेशान करने में मजा आता है इसे। अब देख लो, कब से इसके पीछे पड़ी हूँ कि मेरे लिए एक सुंदर सी प्यारी सी बहू लिया, मगर मजाल है गलती से एक बार भी हाँ की हो। अनीमा जी की बात सुनकर दीपिका चौंक गई। उसने हैरानी से केशव की ओर देखा तो केशव ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। हैरान सी दीपिका को देख अनीमा जी बोली, ये तो मेरी सुनता नहीं, इसलिए मैंने खुद ही अपने लिए एक सुंदर सी प्यारी सी बहू ढूंढ ली है। बस अब उसकी तरफ से हाँ हो जाए तो मेरे घर में भी रौनक छा जाएगी। अब ये बात सुनकर तो दीपिका के होश उड़ गए। उसने तो केशव को बोल दिया था कि उसके मम्मी पापा उनकी शादी के लिए मान जाएंगे तो ही वो केशव से शादी करेगी, मगर यहाँ तो अनीमा जी ने अपने लिए बहू पसंद भी कर ली। बेचारी दीपिका, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
अरे बेटा, कहाँ खो गई? चाय ठंडी हो रही है। अनिमा जी के बोलने पर दीपिका को जैसे होश आया। दिल उसका बाहर निकलने को हो रहा था। केशव के बिना जिंदगी जीना तो वो सोच भी नहीं सकती थी। उसका मन कर रहा था कि कहीं दूर भाग जाए और जोर जोर से रो सके। जी वो आंटी जी, मैं चलती हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। इतना कहकर दीपिका सोफे से खड़ी हो गई। अनिमा जी को उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उनका मजाक अब दीपिका के दिल पर बोझ बढ़ाता जा रहा था। उन्होंने केशव को इशारा कर कहा कि वो अब दीपिका को सच बताने वाली हैं, जिस पर केशव ने पलकें झपकाकर उनसे सहमति जताई, क्योंकि वो भी दीपिका को परेशान नहीं देख सकता था। ये क्या बहू, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, ऐसे कैसे मैं तुम्हें ऐसे जाने दे सकती हूँ? अनीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो एक पल को दीपिका को कुछ समझ में नहीं आया, मगर जैसे ही उसे अनीमा जी की बात का मतलब समझ आया तो उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा, जो मुस्कुराते उसे ही देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला रही थी। आंखों में नमी लिए दीपिका ने फिर केशव की ओर देखा, तो वो भी हाँ में गर्दन हिला रहा था, जिसका मतलब केशव के मम्मी पापा उनकी शादी के लिए राजी थे। दीपिका आंखों में नमी लिए आगे बढ़ी और अनीमा जी के पैर छूने लगी, तो अनीमा जी ने मुस्कुराते उसे गले लगा लिया और बोली, माफ करना बेटा, तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया, मगर ये केशव का आइडिया था। उनके बोलते ही दीपिका ने केशव को घूर कर देखा, तो केशव ने बेचारी सी शकल बनाकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे तो तुम ईशानी की शादी के टाइम से ही बहुत पसंद हो। तुम्हारे जैसी शांत और सुलझी हुई लड़की ही मुझे मेरे शैतान बेटे के लिए चाहिए थी। अनीमा जी ने दीपिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तो दीपिका ने शर्माकर चेहरा झुका लिया। चलो, अब मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी। अपने मम्मी पापा को खबर कर दो कि हम उनके घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। दीपिका के गाल थपथपाते हुए अनीमा जी ने कहा। तो दीपिका ने कहा, आंटी जी, मेरे पापा नहीं है, बस माँ और छोटा भाई है जो शिमला में रहते हैं। यहाँ मुझे जॉब मिल गई थी, तो इसलिए यहाँ मैंने एक रूम रेंट पर लिया हुआ है, और मेरा परिवार बिल्कुल साधारण सा है। उसकी बात सुनकर अनीमा जी बोली, पहली बात, अब से मुझे आंटी नहीं माँ कहोगी। दूसरी बात, अगर तुम्हारी माँ और भाई यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं, पर मुझे तो उनसे जल्दी से जल्दी मिलना है। बोलो, कब बुला रही हो उन्हें? जैसा आप कहें माँ, दीपिका ने झेपते हुए कहा। अर्जुन और ईशानी कमरे में पहुंचे तो अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी के भाव थे, दादी बुआ की बातों को लेकर। वो तो राधा जी ने बात संभाल ली थी और ईशानी ने भी उसे रोक दिया था, नहीं तो वो उनको जवाब जरूर देता, मगर शालीनता के साथ। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? ईशानी सोफे पर बैठे हुए अर्जुन से पूछा, तो उसने उसकी तरफ देखा और बोला, उन्हें तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। अर्जुन के मुंह से सॉरी सुनकर ईशानी उसकी तरफ बढ़ी और घुटनों के बल बैठ अपने दोनों हाथ उसके घुटनों पर रख उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझे उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो हमारी बड़ी हैं और पहली बार मैं उनसे मिली हूँ। उन्हें थोड़ी पता था कि मैं बाहर हूँ, आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप हैं ना मेरे साथ? तो आप ही बताइए, क्या मुझे किसी बात को लेकर दुखी होना चाहिए? ईशानी बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने ईशानी को खड़ा किया और फिर खुद खड़ा होकर उसको अपने गले से लगाया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। ईशानी के चेहरे पर फिर वही शर्म की लाली उभर आई थी। वैसे तुम्हें कुछ बताना था, अर्जुन ने ईशानी को अपने सामने करते हुए कहा। तो ईशानी की आंखें छोटी हो गईं। जी कहिए, ईशानी बोली तो अर्जुन ने उसे कल क्लाइंट के साथ जयपुर में होने वाली मीटिंग के बारे में बताया और बोला कि कल जाकर वो अगले दिन लौट आएगा। उसने ईशानी को रिशिता के साथ जाने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईशानी बेवजह उसको लेकर परेशान हो। अब ये सही था या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। अर्जुन के जाने की खबर सुनकर ईशानी थोड़ा उदास हो गई। उसको यूं उदास और चुप देखकर अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, ईशु, जाना जरूरी है, नहीं तो ये जयपुर में मॉल खोलने की ये डील अधूरी रह जाएगी। प्लीज़ समझो ना। आप जाइए और अपनी मीटिंग करके जल्दी से मेरे पास वापस आ जाइए। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। फीकी मुस्कान के ईशानी अर्जुन के सीने से लगी और अपनी बाहों को उसके इर्द गिर्द कस दिया। अगली सुबह ईशानी ने अर्जुन का ज़रूरी सामान पैक कर दिया और वो नाश्ता करके पहले ऑफिस चला गया। वहीं रिशिता ने भी अपना सामान लिया और वो भी पहले ऑफिस ही पहुंची। केशव पहले से ऑफिस आ चुका था। सारी ज़रूरी फाइल्स रिशिता ने अपने साथ रख ली थी।
और वो दोनों अर्जुन की गाड़ी से जयपुर के लिए निकल गए। ऋषिता को जिस मौके की तलाश थी, आज वो मौका उसके हाथ लग चुका था। उसने तय कर लिया था कि यह मौका वो किसी भी कीमत पर खाली नहीं जाने देगी। इस बार वो अर्जुन को अपना बनाकर वापस लौटेगी। एक सातिर सी मुस्कान उसके होठों पर आ ठहरी थी। इतने दिनों तक ऋषिता के साथ काम करते हुए अर्जुन का स्वभाव उसके प्रति अब थोड़ा नरम पड़ चुका था। ऑफिस के काम में तो वैसे ही ऋषिता बहुत अच्छी थी और घर पर भी सबके सामने कम ही आती थी। या तो ऑफिस में रहती या अपने कमरे में। घर में वो सिर्फ मीरा जी से ही बोलती थी, इसलिए अर्जुन थोड़ा बेफिक्र हो गया था। 2 बजे के करीब वो जयपुर के 5 स्टार होटल ब्लू मून पहुंचे, जहां पर उन दोनों के नाम से 2 कमरे ऑलरेडी बुक थे। मीटिंग उसी होटल में शाम को 6 बजे रखी गई थी। अपने अपने रूम की चाबी लेकर दोनों अपने अपने कमरे में पहुंचे। अर्जुन जैसे ही कमरे में पहुंचकर सोफे पर बैठा, उसका फ़ोन बज उठा और उसके चेहरे पर से थकान की परछाई हटी और मुस्कुराहट बिखर गई। उसने फ़ोन पे किया तो सामने से मीठी सी आवाज़ में ईशानी बोली, जी आप पहुंच गए? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आपकी मीटिंग कब होगी? आपने कुछ खाया? अर्जुन सोच रहा था, पहले तो ईशानी की आवाज़ सुनने को तरस जाता था वो। उससे बात करने के लिए उसे धमकी का सहारा लेना पड़ता था और आज ईशानी की बातों में उसका प्यार, उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। ये सोचकर उसकी मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ चुकी थी। सामने से कोई आवाज़ न सुनकर ईशानी फिर से बोली, हेलो, आप सुन रहे हो ना? हेलो हेलो। उसकी आवाज़ में बेचैनी महसूस कर अर्जुन बोला, इतनी मीठी आवाज़ को सुनकर कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा है। बस तुम बोलती जाओ और मैं सुनता जाऊं। उसकी बात सुनकर अब ईशानी चुप हो गई। अरे, मैंने कहा कि तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं, मगर अब तो उल्टा हो गया। अच्छा ठीक है, पहले तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया जाए, फिर प्यार भरी बातें करेंगे। ठीक है? अर्जुन उसे फ़ोन पर ही छेड़ रहा था और दूसरी तरफ ईशानी शर्म से लाल हुई जा रही थी। हाँ, मैं सही सलामत होटल पहुंच गया हूँ। जैसे ही रूम में आया तुम्हारा फ़ोन आ गया। मीटिंग 5 बजे की है और खाने में हल्का फुल्का ही खाया था। अर्जुन ने ईशानी के सभी सवालों का जवाब दे दिया, जिससे सुनकर ईशानी को तसल्ली हो गई। वैसे तुम क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा तो ईशानी का मन किया कि कहे, सिर्फ आपको याद, पर होठों से शब्द नहीं निकले। उसकी खामोशी समझ अर्जुन बेहद प्यार से बोला, जानता हूँ नहीं बोलोगी कि मुझे ही याद कर रही हो, पर तुम्हारी खामोशी पढ़ना जान गया हूँ मैं। लेकिन मैं बता दूँ, मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया। काश मैं तुम्हें अपने साथ ले आता। आखिरी बात बोलते हुए उसकी आवाज़ में उदासी छलक आई थी, जिसे ईशानी ने महसूस कर लिया और फिर बोली, जी आप यूँ उदास मत हो। अगली बार आप हमें भी अपने साथ ही ले जाना, ठीक है? तुम आओगी मेरे साथ? जहाँ मैं कहूँगा चलोगी मेरे साथ? अर्जुन उसे छेड़ते हुए बोला तो ईशानी ने सिर्फ इतना ही कहा, जहाँ आप कहें, जैसे आप कहें। उसकी बात सुनकर अर्जुन बोला, तो फिर ठीक है। वैसे हमारा हनीमून भी अभी पेंडिंग है, तो क्या कहती हो? हनीमून का सुनकर ईशानी के चेहरे पर शर्म उतर आई। खुद ब खुद पलकें झुक गईं और होंठ कुछ कह नहीं पाए। नहीं बोलोगी? कोई नहीं, तुम अपनी पसंद की जगह मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला तो ईशानी शर्म से लबरेज बोल पड़ी, जी मैं तो कह चुकी, जहाँ आप कहें। वैसे भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अर्जुन हंसकर बोला, तो फिर तैयार रहिए मिसेज अर्जुन सिंघानिया। अब मैं आपको अपने तरीके से दुनिया दिखाऊंगा। लव यू ईशू, बाय। ये बोलकर ईशानी फ़ोन रखने लगी तो अर्जुन हल्के से गुस्से से बोला, फ़ोन नहीं रखना, मुझे रूखा सूखा बाय नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब समझ गई हो ना तुम? बिना वो 3 शब्द कहे तुम फ़ोन नहीं रखोगी। चलो कहो, आई एम वेटिंग। ईशानी उसकी प्यार भरी धमकी सुनकर धीरे से बोली। ईशानी की बात पूरी नहीं हुई थी कि ऋषिता एकदम से अर्जुन के कमरे में आई और बोली, अर्जुन अभी मीटिंग में टाइम है, तो क्या हम जयपुर घूम आए? आई मीन एक दो हेरिटेज साइट्स। ऋषिता का यूं अचानक कमरे में आना अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। ऊपर से ईशानी अभी फ़ोन पर ही थी। अर्जुन ने ऋषिता को इशारे से चुप रहने के लिए बोला और फ़ोन को कान से लगाकर बोला, हाँ तुम क्या बोल रही थी? अपनी बात पूरी करो। ऋषिता को अर्जुन की बातों से पता चल गया कि वो इस समय ईशानी के साथ बातें कर रहा था। यह सोचकर पहले उसका मूड उखड़ गया, मगर फिर एक कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए वही उन दोनों की बातें सुनने लगी। ये तो ऋषिता की आवाज़ थी। क्या वो भी आपके साथ ही जयपुर गई है? आपने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया।
ईशानी ने हैरान होते हुए कहा। तो अर्जुन एक पल को खामोश हो गया और ऋषिता को रूम से बाहर जाने का इशारा किया। मन तो नहीं था ऋषिता का, मगर अभी फिलहाल वो अर्जुन का मूड खराब नहीं कर सकती थी। आखिर अपनी घटिया चाल को जो अंजाम देना था, बस आज की रात और तुम हमेशा के लिए मेरे। उस ईशानी को तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी मैं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आंखों में अजीब सा जुनून और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए ऋषिता अपने रूम में चली गई। अर्जुन ने एक गहरी सांस भरी और बोला, हाँ ऋषिता मेरे साथ ही मीटिंग के लिए आई है। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कहीं तुम बेवजह परेशान ना हो जाओ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। ना जाने क्यों ईशानी के दिल में घबराहट बढ़ गई और अपनी बेचैनी छुपाते हुए उसने फ़ोन रख दिया। अरे फ़ोन काट दिया। अर्जुन परेशान हो गया। उसने दोबारा फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बिजी आ रहा था। तभी ऋषिता दोबारा कमरे में आ गई और बोली, सॉरी मैं फिर से आ गई, मगर एक ज़रूरी बात थी जो आपको बतानी थी। ऋषिता के आने से अर्जुन का ध्यान ईशानी से हट गया। उसने मन ही मन बाद में बात करने का सोचा और ऋषिता की बात सुनने लगा। अर्जुन, जो मीटिंग शाम को 5 बजे थी, वो क्लाइंट ने आधे घंटे बाद के लिए प्रीपोन कर दी, क्योंकि शाम को उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में पार्टी रखी है और हमें भी इनवाइट किया है। मीटिंग के प्रीपोन होने से अर्जुन खुश हो गया कि जल्दी फ्री होगा तो वापस दिल्ली के लिए आज ही निकल जाएगा। उसने ऋषिता से कहा, ठीक है, आधे घंटे बाद ही मीटिंग अटेंड कर लेते हैं तो टाइम से दिल्ली निकल जाएंगे। रही बात पार्टी की, तो तुम्हें तो पता है कि मैं सिर्फ बिजनेस पार्टीज ही अटेंड करता हूँ, वो भी तब जब उसमें मेरा कोई फ़ायदा हो। ठीक है, तुम सारी डिटेल्स रेडी कर लो, मैं रेडी होकर आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर ऋषिता को अच्छा नहीं लगा। अगर वो आज ही वापस चले जाएंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। अपने मन ही मन सोचते हुए बोलते पाँव अपने कमरे में लौट गई और इधर अर्जुन रिलैक्स महसूस कर रहा था। अब तो वो सामने से ही अपनी पत्नी को मनाएगा जो उससे रूठ गई है। उसके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ चुकी थी। इधर ईशानी को ऋषिता के बारे में जानकर अच्छा नहीं लगा। पता नहीं, मगर एक अजीब सी घबराहट उसके मन में हलचल मचाने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कर मन ही मन भगवान से अर्जुन के जल्दी घर आने की प्रार्थना करने लगी। पता नहीं अर्जुन के आने तक ये समय कैसे खत्म होगा, पर उसे अपने ईश्वर और अर्जुन दोनों पर पूरा विश्वास था। ठीक 11:30 बजे अर्जुन और विजय शेखावत की मीटिंग खत्म हुई। विजय जी ने अर्जुन और ऋषिता के व्यावसायिक अनुभव से प्रभावित होकर एएस एंटरप्राइज के साथ डील पक्की कर दी, जिससे अर्जुन बहुत ही ज़्यादा खुश था। वहाँ से जाते हुए विजय जी ने उन दोनों को शाम की पार्टी के लिए आमंत्रित किया, तो अर्जुन ने कहा, माफ़ कीजिएगा शेखावत साहब, पर मेरे लिए आज की पार्टी अटेंड करना मुश्किल है। दरअसल मुझे आज ही दिल्ली वापस निकलना है। अर्जुन की बात सुनकर ऋषिता मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि विजय किसी तरह अर्जुन को पार्टी में आने के लिए मना लें, और हुआ भी यही। विजय जी के जोर देने पर ना चाहते हुए भी अर्जुन ने पार्टी में जाने के लिए हाँ बोल दिया, जिससे अब ऋषिता के चेहरे की चमक दुगनी हो गई। ईशानी परेशान सी नीचे हॉल में आई तो घर के सभी बड़ी औरतें डाइनिंग टेबल पर बैठी गपशप कर रही थीं। उसको परेशान देख राधा जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसके उदास होने की वजह पूछी। सब वहीं थे और उसकी तरफ ही देख रहे थे। ईशानी ने बस इतना ही कहा, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दुख रहा है। राधा जी कुछ बोलती इससे पहले ही दादी बुआ बोल पड़ी, ऐसा क्या सोच रही थी बहू कि सर में दर्द हो गया? दादी बुआ की बात सुनते ही ईशानी की आंखों के सामने ऋषिता का चेहरा आ गया, जिससे उसकी घबराहट बढ़ने लगी। किसी तरह खुद को काबू कर बस इतना ही बोली, जी वो कुछ पढ़ाई को लेकर टेंशन हो रही थी। ये बोल वो किचन में चली गई और एक गिलास ठंडा पानी एक सांस में पी गई। दरवाजे पर खड़ी राधा जी उसकी बेचैनी को महसूस कर पा रही थीं। वो अंदर आईं और उन्होंने ईशानी को अपने सामने खड़ा किया और एक हाथ से बहुत ही प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी बेचैन हो? उनकी बात सुनकर ईशानी नजरें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अच्छा, आप माँ से भी झूठ बोलोगी? बताओ मुझे, नहीं तो अभी अर्जुन को फ़ोन लगाती हूँ। प्यार भरी धमकी देते हुए राधा जी ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अर्जुन का नाम सुनते ही ईशानी की घबराहट आंखों में नमी बनकर उतर आई और राधा जी के गले लगते उन्हें सारी बात बता दी। ईशानी की बात सुनकर एक बार राधा जी भी परेशान हो गईं, मगर ईशानी का सोच उन्होंने खुद को सामान्य करते हुए कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, मुझे अर्जुन पर पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा।
जी माँ, मुझे भी उन पर पूरा भरोसा है, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब-सी बेचैनी छाई हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। ईशानी अपने मन को समझाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। "तू परेशान मत हो, मैं इनको तेरे पापा को कहती हूँ। अर्जुन को फ़ोन करके पूछें कि वो ठीक है या नहीं। तू अपने कमरे में जा और आराम कर। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। तू फ़िक्र मत कर, सब ठीक होगा।" राधा जी ने ईशानी को समझा-बुझाकर उसके कमरे में भेज दिया और खुद अपने कमरे में जाकर रमेश जी को फ़ोन किया। फ़ोन पर उन्होंने रमेश जी को सारी बातें बताई और अर्जुन को फ़ोन करने को कहा। रमेश जी ने सारी बात सुनी तो वो भी थोड़े से परेशान हो गए। उन्होंने अर्जुन को फ़ोन किया तो अर्जुन ने उन्हें डील फाइनल होने की खुशखबरी दी और कहा कि अभी वो और ऋषिता मिस्टर शेखावत की पार्टी में जा रहे हैं। कल वापस आने की बात कहे अर्जुन ने फ़ोन रख दिया, या कहें कि सिग्नल चले गए, जिससे रमेश जी आगे बात नहीं कर पाए। उन्होंने दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। घर आकर उन्होंने सारी बात राधा जी को बताई तो अब वो दोनों भी परेशान हो गए। पार्टी में अर्जुन और ऋषिता मिस्टर और मिसेस शेखावत से मिले तो मिसेस शेखावत ने ऋषिता को अर्जुन की पत्नी समझ लिया और बड़े ही प्यार से बोली, "आज तो बहुत सुंदर है मिसेस सिंघानिया, आपका बहुत स्वागत है, पार्टी एंजॉय करिएगा।" मिसेस शेखावत की बात सुनकर ही अर्जुन और ऋषिता ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन कुछ बोलता इससे पहले ऋषिता बोल पड़ी, "जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको और शेखावत सर को हम दोनों की ओर से शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।" अर्जुन हैरानी से ऋषिता की तरफ देख रहा था, जिसका पता ऋषिता को भी था, मगर उसने अनजान बनने का नाटक किया। जैसे ही शेखावत दंपति दूसरे मेहमानों के साथ बिजी हुए, अर्जुन ने ऋषिता को साइड में ले जाकर गुस्से में कहा, "ये क्या बोल रही थी तुम? उन्हें गलती लगी तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम पति पत्नी नहीं है?" ऋषिता ने डरने का नाटक करते हुए कहा, "वो मुझे बोलने का मौका नहीं मिला अर्जुन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी ऐसी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। आई एम रियली सॉरी।" अर्जुन समझ गया था कि ऋषिता साफ झूठ बोल रही थी। इस वक्त पार्टी में उसने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा और चुपचाप वहां से निकलकर सबके बीच आ गया। ऋषिता के चेहरे पर कुटिल सी हंसी ठहर गई थी। उसने इशारे से वेटर को बुलाया और उसे कुछ समझाया। वो वेटर, "ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा," कहकर वहां से चला गया। ऋषिता की नजरें उसी वेटर पर थीं। अर्जुन पार्टी में अनमना सा ही था। ऋषिता की बातों से वो थोड़ा परेशान था। तभी वेटर ने आकर उसे ड्रिंक ऑफर की तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो शराब नहीं पीता, जिस पर वेटर ने कहा कि वो सॉफ्ट ड्रिंक ही ऑफर कर रहा है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और फिर ड्रिंक उठाकर पीने लगा। ड्रिंक का टेस्ट उसे थोड़ा अजीब लगा पर उसने उसे पी लिया। वेटर ने चुपके से ऋषिता की तरफ थम्सअप का इशारा कर दिया, जिसे देख ऋषिता के चेहरे पर जहरीली हंसी और बड़ी हो गई। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों के सामने धुंधलका छाने लगा और पांव लड़खड़ाने लगे तो ऋषिता तुरंत उसके पास चली आई और उसे दोनों कंधों से पकड़कर संभाला और एक तरफ सोफे पर बिठाकर शेखावत जी के पास गई। उसने विजय शेखावत को अर्जुन की हालत के बारे में बताया और कहा कि वो उनके होटल तक पहुंचने में मदद कर दे। होटल पहुंचकर ऋषिता ने होटल स्टाफ की मदद से अर्जुन को अपने रूम में पहुंचवाया और बेड पर लिटा दिया। सबके रूम से चले जाने के बाद वो भी अपने रूम में आई और जल्दी से कुछ सामान लेकर अर्जुन के रूम की तरफ बढ़ गई। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे और कॉरिडोर खाली था, तो किसी ने भी उसे अर्जुन के रूम के अंदर जाते हुए नहीं देखा। इसी बीच अर्जुन का फ़ोन बजा तो अर्जुन की आंखें हल्की सी खुली और उसने फ़ोन उठा लिया, मगर कुछ बोल नहीं पाया और दोबारा आंखें बंद कर लीं। सामने से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। फ़ोन की दूसरी तरफ ईशानी थी, जिसकी बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। उधर से अर्जुन की आवाज़ न आने पर जैसे ही फ़ोन काटने लगी, तभी उसे ऋषिता की आवाज़ सुनाई दी। ऋषिता अंदर आई और रूम में कुछ सेटिंग्स की, फिर अर्जुन के पास आकर बेड पर उसके पास लेटते हुए बोली, "बस बहुत हुआ। तुम सिर्फ मेरे हो अर्जुन, सिर्फ मेरे। ये रात तुम्हें और ईशानी को हमेशा के लिए अलग कर देगी।" ऋषिता बेहोश अर्जुन से बोले जा रही थी और ईशानी सारी बातें सुन रही थी। फ़ोन की लाइट ऑफ होने की वजह से ऋषिता को पता नहीं चला और उसने फ़ोन उठाकर उल्टा साइड टेबल पर रख दिया। "कुछ ना करके भी तुम मेरी दोषी बन जाओगे अर्जुन। सुबह जब दुनिया को पता चलेगा कि पूरी रात हम एक कमरे में थे और तुमने बेहोशी में मेरा फ़ायदा उठाया, तो तुम शर्म से अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकोगे। और वो ईशानी, वो कभी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह पाएगी
जिसका किसी दूसरी औरत से संबंध हो, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी तुमसे और तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ईशानी फ़ोन पर रिशिता के गंदे इरादों को भांप चुकी थी। आंखों में आंसू और दिल में भगवान से अर्जुन की सलामती की दुआ करती वो खामोशी से रिशिता की करतूत उसके मुंह से ही सुन रही थी। अगली सुबह अर्जुन की नींद खुली तो उसका सर दर्द से बुरी तरह फटा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा तो कमरे की हालत देख उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और रिशिता सोफे पर बैठी हुई सिसक रही थी। उसने खुद को चादर से कवर किया हुआ था। चेहरे की हालत देखकर कोई भी वहां की परिस्थिति का गलत अंदाजा आसानी से लगा सकता था। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। सर में भयंकर दर्द से परेशान उसने जल्दी से कपड़े पहने और रिशिता की तरफ बढ़ा। रिशिता ने उसे अपनी तरफ आता देखा तो वो जोर से रोने लगी। ये सब क्या है रिशिता? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और तुम ऐसी क्यों हो? अर्जुन ने हैरान परेशान होते हुए उससे पूछा। तो उसने रोते हुए कहा, तुम भूल गए कल तुमने नशे में मुझे ईशानी समझ लिया। और बोलते बोलते वो रुक गई, जिस पर अर्जुन गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? उसकी बात सुनकर रिशिता जोर से रोते हुए बोली, मैं तो होश में हूँ, पर तुम कल बेहोश थे और तुमने उसी बेहोशी की हालत में मेरे साथ तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अर्जुन, मैंने तो खुद को संभाल लिया था, समझा लिया था, तुम्हारी और ईशानी की ज़िंदगी से दूर कर लिया था। बस अपने काम से काम रखती थी। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रिशिता पूरी चालाकी के साथ अर्जुन को खुद का कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो सफल होते हुए भी दिख रही थी। अर्जुन अपने दिमाग पर जोर डालकर कल की बात याद करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ईशानी को धोखा नहीं दे सकता। अगर रिशिता की बात सच है तो क्या मुंह लेकर जाएगा अपने परिवार के सामने? उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। बिना कुछ बोले अर्जुन उठा और बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी के छपके मारे। सामने लगे आईने में खुद को देखा तो आंखों में नमी उतर आई। नहीं नहीं, ये गलत है। मैं अपनी ईशू को धोखा नहीं दे सकता। मैं कैसे उसके सामने जाऊंगा? कैसे उससे नजरें मिला पाऊंगा? क्या जवाब दूंगा उसके सवालों का? दादा दादी, माँ पापा, चाचू चाची, अनाया, विपुल, केशव, कैसे इनको अपना मुंह दिखाऊंगा? ये क्या हो गया? अर्जुन जैसे घुट ही गया। चीखना चाहता था मगर गले से आवाज नहीं निकली। आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आने वाले तूफान को सोच सोच कर ही उसकी सांसें रुकती हुई सी महसूस हो रही थी। दिल मानने को तैयार नहीं था और दिमाग जो सामने दिख रहा था उसे झुटला नहीं पा रहा था। काफी देर बाद अर्जुन बाहर आया और रिशिता के पास जाकर बोला, दिल मानने को तैयार नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, मगर जो सामने दिख रहा है उसके गलत होने का कोई सबूत नहीं मेरे पास। इसलिए जो तुम चाहो मुझे सजा दे सकती हो, पर पहले हमें घर के लिए निकलना चाहिए। वहाँ सब परेशान होंगे। मैं बाहर लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर अर्जुन चला गया और रिशिता अपने नकली आंसू पोंछते हुए उठी और उसने अपने ऊपर से चादर हटाई। उसने ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और मिनी शॉर्ट्स पहना हुआ था। बेचारा अर्जुन, तो आखिर जाल में मछली फंसी गई। अब देखना कैसे मैं उस ईशानी को सिंगानिया हाउस से बाहर फेंकती हूँ और तुम्हारी जिंदगी पर राज करती हूँ। बेल्डन रिशिता, व्हाट ए ग्रेट एक्ट्रेस यू आर। अपनी जीत का जश्न मनाती हुई रिशिता उठी और तैयार होकर अर्जुन के पास पहुंची। चेहरा उसने अभी बेचारगी वाला बनाया हुआ था। दोनों वापस दिल्ली के लिए निकल गए। अर्जुन का दिल घबराहट से बैठा जा रहा था और आंखों में नमी ठहर गई थी। क्या होगा जब वो सबके सामने होगा? नेक्स्ट पार्ट।